हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स ऑफ सितंबर मंथ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल ये एप्लीकेशन सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है, तो जल्दी से जाके उसको डाउनलोड करें एंड ओपन करिए। आपको एक पेज दिखेगा यहाँ पर ऐसा, जिसमें आपको लॉग इन करना पड़ेगा अपनी जीमेल आईडी के साथ। वंस यू हैव लॉग्ड इन, आपको ऑप्शन मिलेगा, आप माई कोर्सेज में अवेलेबल कोर्सेज में जाके यहाँ पे टिक करिए, तो आपको करंट अफेयर सेक्शन का कोर्स का मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक तो 1 ईयर प्लान एंड एक 2 ईयर प्लान। दोनों प्लान आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग वहां पे जाके अवेल कर सकते हैं। हम आपको ऐसा क्या देते हैं कि हम आपको करंट अफेयर्स जो भी प्रोवाइड किया जाएगा, आप अफेयर क्लाउड से ही पढ़े। हम ऐसा क्या देते हैं आपको, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। ये समझिए, पीडीएफ मिलेगी आपको डेली, बोथ हिंदी एज वेल एज एन इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि डेली हम आपका करंट अफेयर्स का क्विज भी लेते हैं एप्लीकेशन पे, जो कि बहुत ज्यादा रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको डेली क्विज मिलेगा 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का, जिससे आप प्रैक्टिस कर सके। आपने जो आज हमारी वीडियो से देखा, या आप अपने वीडियो जो हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की उससे देखा, आपकी रिवीजन कितनी अच्छी होगी क्विज से। सिमिलरली हम आपको वीकली बेसिस पे भी यही करते हैं कि उस पूरे वीक की हम आपको हिंदी में एज वेल एज इंग्लिश में पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे करंट अफेयर्स की, जो आपके रिवीजन के लिए, आपके नोट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड सेम हम आपको करते हैं मंथ में। तो मतलब देखिए, हम आपको डेली सेम चीज पढ़ाएंगे, वीक में वो चीज पढ़ाएंगे, एंड मंथ में आपको फिर से वो चीज पढ़ाएंगे। तो आपकी कम से कम 3 बार तो नोट से रिवीजन हो गई, और जो क्विजेस होगी, जो आप वीडियोस देखोगे वो अलग। तो आप एक ही मटेरियल को कम से कम 6-7 बार पढ़ेंगे, तो आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है, आपको अंदाजा भी नहीं है। फिर इसके अलावा आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम आपको कराते हैं। हम आप वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हैं, एंड फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ से। सिमिलरली हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। अब टॉपिक क्या क्या होते हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल से रिलेटेड कोई नई ऐप लॉन्च की गई, इंपॉर्टेंट डेज उस महीने के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज रहे, किसी ने कोई नई बुक लिखी, उनके ऑथर, ऑब्यूटरी से रिलेटेड किसी महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई रिसेंटली, फेमस पर्सनैलिटी की। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसे नीरज चोपड़ा ने अभी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए, टॉप कोई ओलंपिक गेम्स में, तो ये सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नेशनल अफेयर से रिलेटेड, इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड, तो ये सभी टॉपिक वाइज हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे अपने कोर्स में, तो जरूर से इस कोर्स को चेक करना। इसके साथ साथ बैंकिंग से रिलेटेड भी हम आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो आपको ग्रैब करनी चाहिए। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि अगर आप एस्पिरेंट हैं, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि हमारी वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को जरूर चेक करें। एंड हमारी जो एप्लीकेशन में जो क्विज का सेक्शन है, उसको तो आप डेफिनेटली चेक करें, क्योंकि ये आपके लिए रिवीजन पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ऑलराइट, इसके अलावा मैं आपको अभी सीधा 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड कराता हूं अपना कोड विकास10 यूज करके। आपको कुछ नहीं करना, सीधा विकास10 का कोड यूज करना है, एंड आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो भी आपकी वैल्यू होगी कोर्स परचेज करने की हमारी एप्लीकेशन से। तो आप जाके कोर्स हमारी एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे NIRF रैंकिंग की। NIRF कौन रिलीज करता है? NIRF, जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। ये इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग देता है बेसिकली। तो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पूछा जाएगा कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फिर अगर आपसे पूछ लें उस व्यक्ति का नाम जिसने ये NIRF रैंकिंग रिलीज की थी, वो है धर्मेंद्र प्रधान जी। ये कौन है? ये हमारे करंट एजुकेशन मिनिस्टर रहेंगे। ठीक है, अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से बिलोंग करते हैं, या कह सके हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने 6th एडिशन ऑफ नेशनल
इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क या एनआरएफ 6th एडिशन ऑफ एनआरएफ को रिलीज किया ऑफ इंडिया इन 11 कैटेगरीज फ्रॉम न्यू दिल्ली। इसमें जिसने टॉप किया अगर हम बात करें, सबसे पहली रैंक रही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास जो कि तमिलनाडु में है इन द ओवरऑल कैटेगरी। सेकंड रहा आईआईएससी बैंगलोर कर्नाटका एंड थर्ड पोजीशन पे रहा आईआईटी बॉम्बे महाराष्ट्र, थर्ड पोजीशन पे आपकी। ठीक है, सबसे टॉप पे आईआईटी मद्रास, फिर आईआईएससी बैंगलोर और थर्ड पे आईआईटी बॉम्बे। मेनली ये 4 कैटेगरीज में इनकी रैंकिंग होती है। एक होती है ओवरऑल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, और 7 सब्जेक्ट में दी जाती है, 7 फील्ड्स कह सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, मेडिकल, लॉ एंड डेंटल। फिर अगर हम आईआईटी मद्रास की बात करें, इसने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की इन ओवरऑल कैटेगरी इन इंजीनियरिंग फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर। आईआईएससी बैंगलोर ने टॉप किया यूनिवर्सिटीज एज वेल एज रिसर्च इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में फॉर द फर्स्ट टाइम। और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स जो कि न्यू दिल्ली में है, इसने टॉप मोस्ट स्पॉट रिटेन किया मेडिकल फील्ड के लिए फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर। और जामिया हमदर्द ने टॉप किया फार्मेसी सब्जेक्ट के लिए फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव ईयर, लिस्ट में टॉप किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग की। ये वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग निकालता है, इसमें से इंडिया के 3 इंस्टीट्यूट आपके इस रैंकिंग में आए हैं इन द टॉप 100। मेन ये रहता है आपको नाम पता होना चाहिए, उनकी रैंकिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स होती हैं, इसमें टॉप किस यूनिवर्सिटी ने किया वो मैटर करता है। तो इंडिया की 3 आप कौन कौन सी हो गई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, आईआईटी रोपड़ पंजाब की, और जीएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च जो कि मैसूर कर्नाटका में है। मैटर जो करता है वो है कि पहली रैंक किसकी रही, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। सेकंड रही कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि यूएस में। मेन आप फर्स्ट याद रखना, ये मैटर करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलो नीचे आइए। अब हम बात करेंगे ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनीज की। जो डेयरी कंपनी जैसे जो डेयरी प्रोडक्ट में जैसे मिल्क से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स बनाती है उनसे की बात करेंगे। टॉप पे कौन सी रही, इंडिया की अमूल कंपनी की क्या रैंक रही, पहले क्या रैंक थी, और ये ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट रिलीज कौन करता है। तो देखो, ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट रिलीज किसके द्वारा की जाती है, रेबो बैंक के द्वारा रिलीज की जाती है। इनके अकॉर्डिंग बताया गया कि लैक्टालिस, ये एक फ्रांस बेस्ड कंपनी है, लैक्टालिस ये टॉप पर रही। पहले आपकी नेस्ले होती थी टॉप पे, लेकिन लैक्टालिस जो कि फ्रांस की कंपनी है, इन्होंने नेस्ले को पीछे छोड़ दिया है, एंड अब ये मार्केट कैपिटल के हिसाब से लैक्टालिस वर्ल्ड की नंबर 1 डेयरी कंपनी बन गई है। अगर हम अमूल की बात करें, अमूल ये एक गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की बॉडी है, एंड ये कंपनी अमूल पहले 2020 में इसकी रैंक थी 16, लेकिन अब 2021 में इसकी रैंक हो गई है 18। तो अमूल की रैंक अगर आपसे पूछी जाए तो 18 रहेगी। अगर मैं आप ग्लोबल पोजीशन इन या फिर ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट है, ये टॉप 20 डेयरी कंपनीज की बात की जा रही है। टॉप पर लैक्टालिस पहली रैंक फ्रांस की कंपनी, सेकंड नेस्ले कहां की कंपनी, स्विट्जरलैंड की। फिर इंडिया की बात करें तो कौन सी, अमूल आ जाती है 18th पोजीशन पे। अगर अब मैं आपसे बात करूं वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है, इंडिया है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिल्क एक्सपोर्टर कंपनी कौन सी है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंट्री कौन सी है, न्यूजीलैंड। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंपोर्टर कंपनी कौन सी है, वो रहेगी चाइना। ठीक है, ये 3 चीज याद रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, फॉलोड बाय यूएसए एंड चाइना। मतलब इंडिया में अब जो स्टार्टअप्स का रेट है वो काफ़ी बढ़ गया है। हम देख रहे हैं हमारे स्किल्स पे डेवलपमेंट बहुत किए जा रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है। मेड इन इंडिया हम इसीलिए लाए ताकि एक इंडिया का इंडिजीनियस कंपनीज डेवलप की जाए, मतलब इंडिया की खुद की कंपनी, ना कि बाहर की कंपनीज को इंडिया में बुलाया जाए। इंडिया की खुद की कंपनीज डेवलप हो और उनको बाहर भेजा जाए। ठीक है, तो इन अकॉर्डेंस विद द ह्यूरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट ऑफ 2021 जो कि ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज की जाती है, इसमें बताया गया कि इंडिया अब वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट यूनिकॉर्न इकोसिस्टम बन गया आफ्टर यूएसए एंड चाइना। ये और एक चीज और इसमें बताया गया कि इंडिया के पास अब 51 यूनिकॉर्न्स वर्थ $168 बिलियन, 32 गैजल्स एंड 54 चीतास हैं। ये गैजल्स एंड चीतास क्या होते हैं, गैजल होते हैं एक स्टार्टअप जो कि आपका 2000 सन से पहले फाउंडेड आफ्टर 2000 सन, मतलब 2000 सन के बाद
स्टार्टअप फाउंड किया होगा और उसकी करंट वैल्यूएशन $5 मिलियन से लेके $1 बिलियन, $500 बिलियन से लेके $1 बिलियन के बीच में हो। और चीताज होते हैं जो आपकी 200 मिलियन से 500 मिलियन के रेंज में वेरी करते हैं, और ये लाइकली टू टर्न यूनिकॉर्न आपके 4 साल में। नेक्स्ट, वो डाटा उतना ही याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रहेगी, टॉप किसने किया, और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज कौन करता है। तो इंडिया की रैंक रहेगी 46 इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो कि रिलीज किया जाता है वीपो के द्वारा। वीपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज करता है, जिसमें इंडिया की रैंक इस बार कितनी आई? 46। और इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। पहले इंडिया की रैंक थी 48 2020 में, अब बढ़कर उसकी रैंक अच्छी हो गई है, 2 पोजीशन 46 हो गई है। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो टॉप किसने किया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? स्विट्जरलैंड ने टॉप किया, सेकंड स्वीडन, थर्ड यूएसए, फोर्थ यूके, और इंडिया कौन सी पोजीशन पे आता है? 46 पोजीशन पे आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, जो कि रिलीज किया जाता है वीपो के द्वारा। नेक्स्ट, अगर अब हम इनोवेशन स्टार्टअप से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, तो क्यों ना आप मुझे बता दें वर्ल्ड की वो बेस्ट सिटी कौन सी है स्टार्टअप हब्स के लिए। जैसे मान लो अब एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको पैसा का इन्वेस्ट करना है, कोई कंपनी खोलनी है, कोई स्टार्टअप खोलना है, तो वो कहाँ पे जाएंगे, किस लोकेशन पे जाएंगे, किस सिटी में जाएंगे, वो मैटर करता है। तो वो स्टार्टअप हब्स होते हैं। तो कौन सी सिटीज आपकी टॉप पर आती है स्टार्टअप हब में, या फिर अगर आपसे बात करें, एक जनरल इसको टर्म दिया जाए, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के अनुसार, जो कि स्टार्टअप जिनोम एंड द ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क के द्वारा रिलीज की जाती है, इसमें लंदन, मुंबई, बैंगलोर आर द फीचर्ड अमंग द वर्ल्ड्स टॉप स्टार्टअप हब्स। इंडिया की देखो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है हमें, क्या मतलब है, इंडिया की कोई सिटी अगर इस लिस्ट में आई हो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में, किसी ने टॉप किया है, वो मैटर करता है किसके द्वारा रिलीज की जाती है और ये है क्या। ठीक, तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट मैंने बता दिया कि एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, पैसा लगाएंगे, वो मैटर करता है कहां लगाएंगे। अगर बैंगलोर की बात करें, बैंगलोर इस लिस्ट में आया, दिल्ली इस लिस्ट में आया, लंदन इस लिस्ट में आया, ठीक है, सिलिकॉन वैली टॉप किया, मैटर करता है बारी बारी। आपको क्या याद रखना है? बैंगलोर। बैंगलोर की क्या रैंक रही? 23वीं रैंक रही आपकी, 26वीं 2020 में थी, ये इंप्रूव हो गई है अब 2021 में। तो बैंगलोर 23वें नंबर पे आता है आपका ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में। दिल्ली की रैंक रहेगी 36। टॉप किसने किया ग्लोबल स्टार्टअप रैंकिंग में? सिलिकॉन वैली ने टॉप किया, फॉलोड बाय सेकंड पोजीशन न्यूयॉर्क सिटी की, थर्ड लंदन कह सकते हो, फोर्थ बीजिंग, फिफ्थ बॉस्टन। सारे छोड़ो, ये बाकी याद करने की जरूरत ही नहीं आपको। आपको मेन क्या याद रखना है? सिलिकॉन वैली, बैंगलोर और दिल्ली, ये 3 रैंक याद रखो। रिलीज किसके द्वारा की गई? स्टार्टअप जिनोम, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क, इनके द्वारा मिलके आपका ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट को रिलीज किया गया। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसमें बताया गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना, वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को नहीं, वो बल्कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इफेक्ट कर रही है, उसको दबाव डाल रही है, उसको मतलब पूरा नहीं होने दे रही। तो WMO के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसका नाम था क्लाइमेट इंडिकेटर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग द इंटरकनेक्शंस। इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो क्लाइमेट चेंज इफेक्ट कर रहा है नॉट ओनली द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13, जो कि हमारा क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड होता है, बल्कि जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उस पर इफेक्ट कर रहा है। यह रिपोर्ट जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एनुअल सेशन था उसके टाइम पे रिपोर्ट रिलीज की गई, और इसमें बताया गया कि ये ऐसे ऐसे हैं, ये अगर हम कार्बन इन्वायरमेंट, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट अभी सबसे ज़्यादा एक फियर्स टॉपिक बन चुका है कि जिसपे हमें वर्क करना ही करना है। जो भी हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो भी आगे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जो भी कंपनीज आ रही हैं, जैसे आपने देखा होगा अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे कम फोकस किया जाता है एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हम सोलर पैनल्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एक एनवायरनमेंट पे जो कम इफेक्ट डाले, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी है, वो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है कि वो जब वो बर्न होता है तो वो कार्बन रिलीज नहीं करता, उसका कोई कार्बन ट्रेस नहीं होता बर्न होने के बाद, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है क्योंकि वो एनवायरनमेंट पर इफेक्ट नहीं करेगा और हमें एनर्जी की एनर्जी मिल गई, ठीक है। चलो, क्या राइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड के इंपैक्ट क्या रहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे? देयर आर 7 क्लाइमेट इंडिकेटर्स जो इफेक्ट करेंगे, जैसे मतलब जो बेसिकली इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को।
कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन, टेम्परेचर, ओशन एसिडिफिकेशन, ओशन हीट कंटेंट, सी आइस एक्सटेंट, ग्लेशियर मास इंबैलेंस एंड सी लेवल राइज। अब आपने ये देखे, अगर मैं क्या बोलूं कि सिर्फ अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बढ़ा दूं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, तो ये बाकी सारे इंपैक्ट होते हैं, क्योंकि कार्बन बढ़ेगा, कार्बन अगर किसी भी चीज में एटमॉस्फेयर में बढ़ता है तो क्या होता है, वहां का टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो आपका आइस है वो घटेगा। आइस क्या है, आइस का अगर कम होगा, जैसे आपने देखा साउथ पोल पे, ग्रीनलैंड में, एंटार्क्टिका में जो है आइस का लेवल, जो आइस का एक क्वांटिटी थी वो कम होती जा रही है, जो ग्लेशियर्स हैं वो टूटते जा रहे हैं। वो रीजन यही है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में अब कार्बन बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से हीट ट्रैप हो जाती है, उसकी वजह से आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ी तो क्या होगा, आपका आइस पिघलेगी एंड जो सी लेवल है वो बढ़ेंगे। क्या रिकमेंडेशंस क्या रही है आपकी WMO के द्वारा कि हम कैसे कंट्रोल की जाए, तो बेसिकली 4 लेवल पे उन्होंने बात की कि 4 चीज़ों पे फोकस करो, इम्प्रूव्ड एजुकेशन, ग्लोबल पार्टनरशिप, सस्टेनेबल कंजप्शन पे, बेसिकली इन चीज़ों पे वर्क करो, और जो टेम्परेचर को बढ़ने मत दो, इस 2 डिग्री तो बिल्कुल मत बढ़ने दो, 1 से 1.5 डिग्री तक का टारगेट रखो, उससे भी कम अगर बढ़ा जाए तो बहुत बेटर रहेगा। और जेंडर इक्वालिटी इज ऑल्सो क्रिटिकल कॉम्पोनेंट ऑफ मैनी हाईलाइटेड, ठीक है, 3 ये, और चौथा हो गया आपका जेंडर इक्वालिटी, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है that also highlighted the risk particularly relating to health, food security and water security. Moving on, अब हम बात करेंगे यूनिसेफ के द्वारा अभी एक डाटा रिलीज किया गया कि जो नो इम्प्रूवमेंट इन यंग चिल्ड्रंस डाइट ओवर द पास्ट डेकेड, जो पूरा एक पिछला डिकेड रहा, उसमें बताया कि कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं रहा जो यंग चिल्ड्रन है उनको प्रॉपर डाइट मिले। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है, इवन प्रॉपर पीने का पानी नहीं मिलता है काफ़ी हफ्तों तक, ठीक है, वो गंदे पानी से ही काम चला रहे हैं, जो बचा कुचा खाने का मिल गया उससे काम चला रहे हैं। ठीक, मैंने तो इवन कई डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं जहाँ पे चमड़े को खाया जाता है पानी में भिगो के, क्योंकि और उनके पास वहाँ पे कुछ खाने को है नहीं, ऐसे भी लोग हैं। सेम ये आपका यूनिसेफ के द्वारा, जिसकी यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इनके द्वारा रिपोर्ट आई फेड टू फेल द क्राइसिस ऑफ चिल्ड्रंस डाइट इन अर्ली लाइफ। अगर स्टार्टिंग की एज में 6 से 23 मंथ के बीच में, इनके इस महीने में अगर बच्चों को प्रॉपर डाइट ही नहीं मिलेगी तो उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये क्रूशियल एज होती है, ये क्रूशियल टाइम होता है कि जब उनकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए होती है एक हेल्दी ग्रोथ के लिए, एक हेल्दी डेवलपमेंट के लिए। ठीक, तो ऐसा बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, बच्चे नहीं, इवन एडल्ट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रही है, उसके ऊपर ये डाटा रिलीज किया गया। The report examined the UNICEF's global database on infant and young children feeding for the status, trends, inequalities, and barriers to nutritious diets of the children between 6 to 23 months. The database has collected data from 607 nationally represented surveys conducted in 135 countries, representing more than 90% of the children under 2 years. UNICEF has estimated that globally more than half of the children under the age of 5 with wasting are younger than 2 years of age, that amount to 23 million children. इतने भी ना करें, इससे आधे भी कर लें तो ये ले लो 11 मिलियन 12 मिलियन बच्चों को अभी भी प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है। कुपोषण का शिकार वही होते हैं, तो कुपोषण का शिकार होंगे तो ये समझिए आगे उनका जो एक ब्रेन का डेवलपमेंट है, प्रॉपर एक लॉजिकल थिंकिंग की डेवलपमेंट होती है, वो नहीं होगी तो फिर एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक और डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया गया कि जो हमारी डेकेड की डेवलपमेंट एफर्ट्स थे ना, जो हम सोच रहे थे कि कमिंग डेकेड्स में या पिछले डेकेड से चलते आ रहे हैं एफर्ट, वो कोविड-19 की वजह से ना सब धरा का धरा रह गया। मतलब काफ़ी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ा, जिससे वजह से जो अपकमिंग प्रोग्राम्स थे वो बंद हो गए, या जो कुछ प्रोग्राम्स कंटिन्यू चल रहे थे, जो स्कीम्स चल रही थी, उन पे इफेक्ट पड़ा कोविड-19 की वजह से, वो बंद हो गए। एंड जो प्रोग्रेस हम देखना चाह रहे थे या दिखने वाली थी, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, तो FAO के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई ट्रैकिंग प्रोग्रेस ऑन फूड एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिकेटर्स की, जिसमें बताया कि बेसिकली COVID-19 has set back
प्रोग्रेस टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एनश्राइंड इन द यूएन एजेंडा 2030। जो यूएन एजेंडा 2030 था उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा है कोविड-19 का। इट फोकसेस ऑन 8 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच वर अडॉप्टेड बाय यूएन समिट इन न्यूयॉर्क इन 2015। और ये जो रिपोर्ट अभी आई ये थर्ड असेसमेंट रिपोर्ट है FAO की। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट कोविड-19 ने इंक्रीज कर दिया जो क्रॉनिक हंगर, द बर्डन ऑफ क्रॉनिक हंगर, मतलब भुखमरी के जो शिकार लोग थे ना वो बढ़ गए हैं। दैट मीन्स 83 से बढ़ के 132 मिलियन पीपल हो गए हैं अब। इस पुश्ड अराउंड 83 टू, मतलब 100 मिलियन भी ले लें, कोविड-19 की वजह से 100 मिलियन पीपल भुखमरी के शिकार हो गए हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि लॉकडाउन लगा है एंड जो फूड सप्लाई थी वो कंप्लीटली डिसरप्ट हो गई थी सोसाइटी की। आप देख रहे होंगे खाने को नहीं मिलते, लंबी लंबी लाइनें, इवन केमिस्ट की शॉप पे लंबी लंबी लाइनें। जो आपके नॉर्मल वेंडर्स होते हैं जो सब्जी देते हैं रेडियो पे, वो कितने सारे बढ़ गए थे क्योंकि लोगों के पास काम नहीं बचा था। तो एक पूरी फूड सप्लाई आप कह सकते हैं डिसरप्ट हो गई थी एंड काफ़ी सारे लोग जो पुअर कंट्रीज हैं उन पे क्या था, उनकी जो भुखमरी थी उनकी तो पूरा ही एकदम सिस्टम ब्लॉक हो गया था। की फाइंडिंग्स क्या रही? पेंडेमिक कॉज द बिगेस्ट हार्म इन द एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ द कंट्रीज। इट ऑल्सो इंक्रीज द प्राइस वॉलेटिलिटी। आपने देखा होगा कि हर चीज़ का प्राइस बढ़ गया था कोविड, जैसे ही पेंडेमिक लगा, जैसे ही लॉकडाउन लगा। अगर सेब 100 रुपये किलो मिल रहे हैं अब, तो उस टाइम पे वो 200 से 250 रुपये किलो भी मिलने लगे थे। वीमेन सफर्ड मोर देन मैन ड्यू टू डिस्पैरिटी। जो एक जेंडर बायस होते हैं उसकी वजह से, या जेंडर इनइक्वालिटीज़ हैं उसकी वजह से वीमेन ने ज़्यादा सफ़र्स किया, चाहे किसी भी फील्ड में हो। वाटर स्ट्रेस ऑल्सो रिमेन्स हाई इन मैनी रीजन्स ऑफ लो इनकम कंट्रीज विच इज़ नॉट थ्रेटनिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट रिपोर्ट भी हम कोविड-19 से रिलेटेड बात करेंगे। एक रिपोर्ट रिलीज की गई यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। जैसे हम देख रहे थे लॉकडाउन लगा तो लोग सोच रहे थे कि अब तो ओजोन लेयर का जो होल है वो बहुत जल्दी भर जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं हो रही है तो हमारा जो क्लाइमेट पे रिस्क है, जो क्लाइमेट चेंज है वो स्लो हो जाएगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सारे भ्रम की बात थी एंड अभी यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन लगा उसकी वजह से जो एक्टिविटीज़ पे हॉल्ट आया, उनकी वजह से क्लाइमेट चेंज स्लो नहीं हुआ है। इवन रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी जिसमें बताया गया जो कोविड-19 जो आपका ओजोन लेयर है वो कम नहीं हुआ है, इवन स्टिल वो एक्सपेंड कर रहा है, इवन वो अभी बढ़ रहा है। तो जो हम सोचते थे कि कोविड-19 की वजह से या लॉकडाउन की वजह से आपका क्लाइमेट चेंज पे इफेक्ट कम पड़ा है क्योंकि हम कार्बन कम रिलीज कर रहे थे, गाड़ियां बंद हो चुकी थी, जो फैक्ट्रीज थी वो बंद पड़ी थी, उनकी वजह से कोई कार्बन रिलीज नहीं हो रहा था एटमॉस्फेयर में। लेकिन ये सब क्योंकि वो टाइम बहुत कम था। अगर हम लार्ज स्केल पे देखें, एक बड़े टाइम पीरियड पे देखें, हम सिर्फ 3 से 4 महीने या फिर 1 साल कह सकते हैं मैक्सिमम हम लॉकडाउन पर रहे, जिसकी वजह से जो रिलीज था एटमॉस्फेयर में वो कम हुआ। लेकिन अगर बड़े स्केल पे देखें तो कितने डेकेड से हम ये रिलीज करते आ रहे हैं, तो जो उसका इम्पैक्ट पड़ा बहुत कम था। बट स्टिल जो क्लाइमेट चेंज है वो कंटिन्यू है, वो रुका नहीं है। ये रिपोर्ट वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई उनकी रिपोर्ट में, जिसका नाम था यूनाइटेड इन साइंस 2021, मतलब 2021 में ये आई। As per the report, the COVID-19 caused only a temporary decline in carbon dioxide emissions। मतलब टेम्परेरी डिक्लाइन था कार्बन या CO2 के एमिशंस में, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस में। वेयर एज द कंसेंट्रेशन ऑफ मेजर ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर कंटिन्यू टू इंक्रीज इन 2020 एंड द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021। मतलब फिर भी वो बढ़ ही रहा था, ये नहीं था कि जो बंद हो गया, लॉकडाउन लगा उसकी वजह से कम हो गया, नहीं, वो स्टिल बढ़ ही रहा था। ठीक है, तो आप ये बेसिकली क्लाइमेट का बताया कि इतने इतने लेवल पे रहा, उसका टेम्परेचर जो एवरेज बढ़ा वो इतना बढ़ा। बेसिकली ये रिपोर्ट यही कहती है कि जो क्लाइमेट चेंज पे इफेक्ट हम सोच रहे थे कोविड की वजह से पड़ेगा, लॉकडाउन की वजह से जो इफेक्ट आया होगा, हमारा इन्वायरमेंट और क्लीन हुआ होगा, एक हद तक हुआ लेकिन बहुत कम हुआ, नेग्लिजिबल हुआ, और क्लाइमेट चेंज स्टिल अभी कंटिन्यू कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री मनसुख मांडविया जी के द्वारा थर्ड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स रिलीज किया गया। आई रिपीट, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री मनसुख मांडविया जी के द्वारा थर्ड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को रिलीज किया गया। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, अगर हम बात करेंगे लार्जेस्ट स्टेट में किसने टॉप किया, गुजरात ने, स्मॉलर स्टेट्स में किसने टॉप किया, गोवा ने, और यूनियन टेरिटरीज ने किसने टॉप किया, जम्मू एंड कश्मीर में टॉप किया। लार्जेस्ट स्टेट में गुजरात ने टॉप किया, लास्ट रहा बिहार। स्मॉलर स्टेट में गोवा ने टॉप किया, लास्ट रहा मिजोरम। एंड यूनियन टेरिटरीज में जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया एंड लास्ट रहा आपका लक्षद्वीप। ये 5 पैरामीटर्स में मेजर किया गया डाटा है।
जैसे ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा, कंपाइलेंस, फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्वेलेंस, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, कंज्यूमर एम्पावरमेंट। इन 5 पैरामीटर्स पे फूड सेफ्टी इंडेक्स को बनाया गया। इसके अलावा मनसुख मांडविया जी सर के द्वारा कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए, या आप कह सकते हैं फसाई के द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए थे। जैसे आपके फूड की सेफ्टी के लिए, मतलब आपका फूड पे चेक रखने के लिए कोई हार्मफुल मिनरल्स तो नहीं मिल रहा, उसमें कोई केमिकल तो नहीं मिल रहा फूड में। जैसे पहला था ईट राइट रिसर्च अवार्ड एंड ग्रांट्स, ये लॉन्च किया गया। फिर लोगो फॉर वेगन फूड्स लॉन्च किया गया। काफ़ी सारी ई बुक्स रिलीज की गई जिसमें रेसिपीज बताई गई, वेरियस सीजनल फूड के बारे में बताया गया, प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन बताया गया, क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल बॉडी बिल्डर्स आपके ज़्यादा प्रोटीन्स पाउडर फॉर्म में ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा 19 मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन्स को रिलीज़ किया गया, जिसकी वजह से अब टोटल जो मोबाइल टेस्टिंग वैन्स का नंबर था 109 हो गया था। ये क्या है, ये आपका फूड सेफ्टी ऑन व्हील है, मतलब आपकी वैन्स है, कहीं पे भी किसी भी शॉप पे जा सके, किसी भी रेस्टोरेंट पे जाके वहाँ पे उनके फूड की टेस्टिंग की जा सकती है इनके द्वारा। ऑल राइट, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।